एक गांव में मोहन नाम का एक नौजवान रहता था। बचपन में ही उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके पास न कोई अपना था न कोई ठिकाना। वो एक टूटी फूटी कुटिया में रहकर गुजारा करता था। गांव के ठाकुर जोरावर सिंह बड़े ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मोहन की बेबसी देखी तो उनका दिल पसीज गया और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। साथ ही रहने के लिए एक अलग झोपड़ी भी दे दी। वक्त गुजरता गया और मोहन अब बड़ा हो चुका था। वो अब भी ठाकुर साहब के यहाँ ही काम करता था और ठाकुर साहब को उस पर अटूट विश्वास था। एक दिन ठाकुर साहब ने मोहन से कहा, मोहन, अब तुम्हें घर बसा लेना चाहिए। तुम्हारी भी उम्र हो चली है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारे घर गृहस्थी का बोझ हल्का करेगी, घर संभालेगी और तुम्हारे खाने पीने का भी ध्यान रखेगी। मेरी भी अब उम्र ढल रही है, न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा ब्याह मेरी आंखों के सामने हो जाए ताकि मैं तुम्हारी ओर से निश्चिंत हो जाऊं। अरे ठाकुर साहब, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? ईश्वर करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आपके अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। आपने मेरे लिए जो किया है वो कोई नहीं करता। बचपन से आज तक आपने ही मुझे माँ बाप का दुलार दिया है। आपका ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। ऋण की बातें मत करो मोहन। ये बताओ, शादी के लिए तैयार हो? लड़की मैं तलाश करूं या तुम्हारी नजर में कोई है? नहीं ठाकुर साहब, मेरी नज़र में कोई नहीं है। आपको जैसा उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मुझे आप पर स्वयं से ज़्यादा भरोसा है। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। आप जो भी फैसला लेंगे वो मेरे हित में ही होगा। ठीक है बेटा, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुशील कन्या है। और सुनो, तुम विवाह के खर्च की चिंता बिल्कुल मत करना। वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। जब पिता माना है तो इतनी बात तो माननी ही पड़ेगी। जी मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। ठाकुर साहब का एक बेटा भी था, विक्रम, जो ये सारी बातें सुन रहा था। वो गुस्से में अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आपको उस मोहन की शादी में पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है? ये मत भूलिए कि वो हमारा एक नौकर है। नौकरों से इतना मोह अच्छा नहीं होता। ऐसे तो वो हमारे सिर पर चढ़ बैठेगा। आज आप उसकी शादी करवा रहे हैं, कल उसे और चीजों की आदत पड़ जाएगी। बचपन से वो हमारे ही टुकड़ों पर पला है और अब आप उसकी शादी का भी जिम्मा उठा रहे हैं। क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? विक्रम, अपनी जुबान को लगाम दो। वो मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे जैसा है और ये मेरी जायदाद है। मैं इसका जैसे चाहे इस्तेमाल करूं। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और ये कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारा पिता हूं। पिताजी, आप सही नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वो कंगाल मोहन नहीं। आप मेरी बराबरी उससे कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी हैसियत ही क्या है। आप उसकी मासूम सूरत पर मत जाइए। सारे गरीब ऐसे ही होते हैं। किसी दिन आपको एहसास होगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपने और पराये की बात तुम तो करो ही मत। मुझे भली भांति पता है कि कौन अपना है और कौन पराया। याद करो, जब मैं बिस्तर पर पड़ा था तब तुम्हारा अपनापन कहाँ था? तब मोहन ने ही दिन रात मेरी सेवा की थी। आज मैं अगर जीवित हूं तो केवल उसकी वजह से। तुमने तो एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। तुम तो अपने नशे में ही डूबे रहते थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बोलो। और आज मुझे अपने पराये का पाठ पढ़ा रहे हो। दफा हो जाओ यहां से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, तभी आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हैं। और आपकी उम्र भी तो हो गई है। इस उम्र में अक्सर आदमी सठिया जाता है। बेहतर होगा कि आप सारा हिसाब किताब मुझे सौंप दें, वरना आप इसी तरह सारी दौलत लुटा देंगे और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे हाथ एक पैसा नहीं लगेगा। तुम्हारे हाथ में हिसाब देकर मुझे अपनी साख खराब नहीं करनी। मैंने ये दौलत बड़ी मेहनत से कमाई है। समाज में मेरी एक इज्जत है और तुम उसे धूल में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो पहले उसके काबिल बनो, फिर बात करना। काश ईश्वर ने तुम्हारी जगह मुझे मोहन जैसा पुत्र दिया होता। विक्रम गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां से चला जाता है। इस फटेहाल मोहन का कुछ तो करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेना चाहता है। उसकी तो बात ही छोड़ो, जब अपना ही बाप दुश्मन बन जाए तो कोई क्या करे। मेरा पिता होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा।
समय आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। कुछ समय बाद ठाकुर साहब मोहन की शादी राधा नाम की एक लड़की से करवा देते हैं, जिससे मोहन की जिंदगी और भी संवर जाती है। सच कहता हूँ राधा, तुम्हारे आने से मेरा जीवन ही बदल गया है। अब तक मैं सारे काम अकेले ही करता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, अब सब कुछ तुम देख लेती हो। तुम्हारे आने से मेरा अकेलापन भी जाता रहा। माता पिता तो बचपन में ही चले गए थे, फिर मालिक ने ही मुझे आसरा दिया। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं उनका उपकार कभी नहीं चुका सकता। आज तुम मुझे मिली हो तो वो भी उन्हीं की बदौलत। मालिक मेरे लिए ईश्वर के समान है, ये बात तुम भी सदा याद रखना और उनके मान सम्मान में कभी कोई ठेस मत आने देना। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जोरावर चाचा जी सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन विक्रम ठाकुर जोरावर सिंह से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। तुम्हें इतने रुपयों का क्या करना है? वो मैं आपको नहीं बता सकता, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए। मैं समझ गया, तुम्हें अपने नशे और जुए की लत के लिए ही पैसे चाहिए, क्योंकि तुम आज तक यही करते आए हो। विक्रम, अब भी समय है, संभल जाओ। इन बुरी आदतों को त्याग दो, इनमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं रखा। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, उपदेश नहीं। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। आखिर ये सारी दौलत मेरी ही तो है। मैं ही आपकी संपत्ति का इकलौता वारिस हूँ। मैं इसे जहां चाहे खर्च करूं। आप अपनी सलाह अपने पास रखिए और मुझे पैसे दीजिए। बदतमीज, तुम्हें पिता से बात करने की भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन हद से गुजरते जा रहे हो। अगर किसी नेक काम के लिए पैसे मांगते तुम्हें जरूर देता, लेकिन अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये धन दौलत मैंने खून पसीने से कमाई है, जुए और नशे में बर्बाद करने के लिए नहीं। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वाह, मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है और उस फटे हाल की शादी में लुटाने के लिए आपके पास बहुत पैसे थे। आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। एक बार फिर सोच लीजिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दुष्ट, अपने बाप को धमकाता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक एक पैसा भी कमाया है? बचपन से आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला। शायद यही मेरी भूल थी, जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। निकल जाओ यहाँ से। विक्रम गुस्से में चला जाता है। मोहन ठाकुर साहब को चिंतित देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बताऊं मोहन, विक्रम ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। वो सही गलत का भेद भूल चुका है। पता नहीं इस लड़के का भविष्य क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक को प्रेम से समझाइए, वो जरूर समझ जाएंगे। वो दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं मोहन बेटे, तुम उसे नहीं जानते। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो बातों से नहीं मानेगा। उसके लिए मुझे कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। उधर विक्रम बहुत गुस्से में था और सोच रहा था, मैं भी देखता हूँ कि मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगले दिन तिजोरी से 1,00,000 रुपए गायब हो जाते हैं। ठाकुर साहब अपने सभी नौकरों से पूछताछ करते हैं, लेकिन पैसों का कुछ पता नहीं चलता। तभी विक्रम वहां आकर बोलता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? छोटे मालिक की तिजोरी से 1,00,000 रुपए चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ अता पता नहीं चल रहा। अच्छा, तो ये बात है। चोर कोई और नहीं, मोहन ही है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विक्रम? मुझे मोहन पर पूरा विश्वास है। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। इसी भरोसे ने आपको धोखा दिया है। वो आपके विश्वास के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी नजर तो शुरू से ही हमारे धन पर थी। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। कभी कभी उसे तिजोरी की चाबी भी दे देते थे। अब समझ आया, वो दिन रात आपकी जी हुजूरी इसीलिए करता था। तभी मोहन वहां आ जाता है। क्या हुआ मालिक, आप सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? इतना बड़ा कांड करने के बाद पूछ रहे हो क्या हुआ है? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चोरी और मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। चोरी तुमने ही की है। सीधी तरह बता दो पैसे कहाँ रखे हैं, वरना धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कारों को मैं खूब पहचानता हूँ। पहले अमीर लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हो, उनका विश्वास जीतते हो और फिर मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हो। मेरे पिता ने तुम्हारे लिए क्या
क्या नहीं किया और तुमने उनकी उपकार का ये बदला दिया। मोहन को ये सुनकर गहरा आघात लगता है। बस करो विक्रम, बहुत हो गया। तुम कब से मोहन को बुरा भला कहे जा रहे हो। अब मैं मोहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मुझे मोहन पर तुमसे भी ज्यादा यकीन है कि वो ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। मोहन गरीब जरूर है, लेकिन अपनी नीयत, अपनी ईमानदारी और अपनी अच्छाई में वो तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है। तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने सगे बेटे को अपमानित कर रहे हैं। ये मोहन एक नंबर का धोखेबाज और चोर है। चोरी इसी ने की है। इसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, इसलिए आपको सच दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहता हूं इसके घर की तलाशी ली जाए, यकीनन पैसे वहीं छुपाए होंगे। बस अब बहुत हो गया विक्रम। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मोहन पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो शक है कि चोरी उसने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे देने से मना किया तो तुमने ही की होगी। आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं। नहीं है, मैं सबके सामने कहता हूं, मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप शौक से मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे के बाद आपको मोहन के घर की भी तलाशी लेनी होगी, तभी सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। सबसे पहले विक्रम के कमरे की तलाशी होती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। देखा आप सबने, नहीं मिले ना पैसे। मैं कब से कह रहा हूँ कि पैसे मोहन नहीं चुराए हैं। एक बार उसके घर की भी तलाशी होनी चाहिए। फिर मोहन के घर की तलाशी ली जाती है और मोहन के घर से पैसे बरामद हो जाते हैं। एक आदमी चारपाई के नीचे से नोटों की गड्डी निकालते हुए कहता है, ये लीजिए मालिक, मोहन की चारपाई के नीचे रखे थे। देखा पिताजी, मैं आपसे कब से कह रहा था कि चोर मोहन ही है, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। ठाकुर जोरावर सिंह को भी गहरा सदमा लगता है। वो एक शब्द नहीं बोलते, बस मूर्तिवत खड़े रहते हैं। बोलिए ना, अब आप खामोश क्यों हैं? नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे घर में पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी नहीं कर सकता मालिक, मेरा विश्वास कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तेरी वजह से पिताजी को कितना दुख पहुंचा है। वो तुझ पर कितना भरोसा करते थे, मुझसे भी ज्यादा। तूने उनके भरोसे का गला घोट दिया। तूने आज पिताजी का दिल तोड़ दिया। सबूत सबके सामने है कि चोर तू ही है। अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। पिताजी, मैं कहता हूँ इस नमक हराम को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। मैं आपके घर में चोरी करने की सोच भी नहीं सकता। पिताजी, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे और चलो सब यहाँ से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना, तुम पुलिस नहीं बुलाओगे। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी और अब सब जाओ यहाँ से। ठाकुर साहब वहाँ से चले जाते हैं। ये सब क्या हो गया? आज मैंने अपने भगवान जैसे मालिक का दिल दुखा दिया। उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। वो तो अंदर से बिल्कुल टूट गए होंगे। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और ये पैसे हमारे घर में कब आए, किसने रखे, ये निश्चित ही आपको फंसाने के लिए कोई साजिश है। वो तो मैं नहीं जानता राधा। मुझे तो बस अपने मालिक की चिंता है। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे किसी भी तरह उनसे बात करनी होगी। मेरी बात मानिए, अभी आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। आपने देखा नहीं, आपकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। कोई भी आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जोरावर चाचा ने भी आप पर विश्वास नहीं किया। वो बिना कुछ कही ही चले गए। इसमें मालिक की कोई गलती नहीं है। उनका दिल टूट गया है। भले ही मैंने चोरी नहीं की, लेकिन पैसे मेरे घर से ही मिले हैं और सबके सामने ये साबित हो गया कि मैं ही चोर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं, मालिक को कैसे यकीन दिलाऊं। अभी आप किसी से बात मत कीजिए। कुछ दिन शांत रहिए, फिर जोरावर चाचा से बात करने की कोशिश करना। अगले ही दिन पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि मोहन ने ठाकुर जोरावर सिंह के घर चोरी की है। सारे गांव वाले मोहन को देखकर कानाफूसी करने लगते हैं। लोगों की बातें सुनकर मोहन का दिल छलनी हो जाता है। मोहन ठाकुर साहब की एक झलक पाने के लिए घंटों उनके घर के बाहर खड़ा रहता, क्योंकि उस दिन के बाद से ठाकुर साहब ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। सुनिए जी,
घर में राशन खत्म होने वाला है। आटा बस 1-2 दिन का ही बचा है। आप अपने मालिक के भरोसे और कब तक बैठे रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो अब आपको दोबारा काम पर रखेंगे। आप कोई और काम ढूंढ लीजिए, वरना हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में राशन नहीं है? अब बता रही हो? कैसे बताती? आप तो दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं, न ढंग से खाते हैं न सोते हैं। मेरी मानिए, आप उस बात को भूलकर आगे की सोचिए। मैं अभी गांव में कोई काम देख कर आता हूँ, शायद कहीं कुछ काम मिल जाए। फिर मोहन गांव में काम की तलाश में निकलता है और एक दुकानदार से पूछता है। राम राम काका, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। घर की हालत ठीक नहीं है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा? आपकी बड़ी कृपा होगी। तू वही चोर मोहन है ना, जिसने ठाकुर साहब के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे जैसे लोगों के लिए कोई काम नहीं है। क्या भरोसा कल को तू मेरी ही दुकान साफ कर दे। मोहन को ये सुनकर बहुत ठेस पहुंचती है। वो वहां से चला जाता है। फिर एक दिन लाला दीनानाथ के पास जाकर काम मांगता है और सेठ मान जाता है। ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी बहुत काम बाकी है, मुझे कुछ और लोगों की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। तभी वहां सेठ की पत्नी शांति आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? इसे काम पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम नहीं इसने क्या किया है? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आप इसे काम देकर नेकी करेंगे और ये कल को आपका ही घर खाली कर देगा। आजकल किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। ठाकुर साहब ने भी यही गलती की थी। उस पर भरोसा करके उसे काम पर रखा, यहाँ तक कि बचपन से पाला पोसा, उसका ब्याह करवाया, फिर भी उसने उनके साथ ही दगा किया। अगर आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भाग्यवान, शांत हो जाओ, नहीं रखूंगा। मोहन, तुम जा सकते हो भाई। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर में कलह नहीं चाहता। मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, तुम कहीं और देख लो। मोहन निराश होकर वहां से चला जाता है। इधर मोहन की पत्नी राधा को भी गांव की औरतें ताने मारती हैं। अरे देखो, ये उसी मोहन की पत्नी है। मैंने तो सुना है कि ये दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं। ठाकुर साहब जैसे भले आदमी को इन दोनों ने मिलकर ठगा, लेकिन सच ज्यादा दिन नहीं छिपता। दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। राधा को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। वो घर लौट आती है। घर पर मोहन को देखकर राधा पूछती है, क्या हुआ जी? आप काम देखने गए थे, कुछ मिला? नहीं राधा, गया तो था लेकिन वहाँ काम नहीं था। कल फिर कोशिश करूँगा। और तुम तो बाजार गई थी, सब्जी नहीं लाई? सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दाम सुनकर ही मैं लौट आई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना लूंगी। वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। और फिर दोनों खामोश हो जाते हैं। मोहन और राधा लोगों के तानों की बात एक दूसरे से छिपाते हैं। फिर एक दिन मोहन के घर एक आदमी आता है और कहता है, मोहन, लाला दीनानाथ ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, जल्दी चलो। क्या सच में? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम मिल ही गया। राधा, मैं जाता हूँ। ठीक है, आप जाइए। मोहन लाला दीनानाथ के पास काम करने चला जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद सेठ दीनानाथ उसी दिन उसे एक दिन की अच्छी दिहाड़ी भी दे देते हैं। ये लो भाई मोहन, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल से समय पर आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप नहीं जानते, मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। अगर आज आप काम ना देते तो हमें भूखा सोना पड़ता। अभी मैं चलता हूँ सेठ जी। मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ता है। इधर लाला दीनानाथ ठाकुर साहब से मिलने जाते हैं। ठाकुर साहब, मैंने आपका काम कर दिया है। जैसा आपने कहा था उसे काम पर रख लिया है और पैसे भी दे दिए हैं। आप मेरे पुराने मित्र हैं, इसीलिए आपकी बात टाल ना सका। आपके कहने पर ही मेरी पत्नी भी मानी, वरना उसे मनाना बहुत मुश्किल था। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक दिन विक्रम एक आदमी से बात कर रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। उस लाला के यहाँ मोहन को काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराकर मोहन के कमरे में रखे थे, ठीक वैसे ही उस लाला के घर से उसकी पत्नी का हार चुरा लो
और मौका देखकर मोहन के घर में रख दो। मैं भी देखता हूँ वो लाला कैसे मोहन को काम पर रखता है। उस मोहन को मैं दाने दाने के लिए तरसते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पाई पाई का मोहताज ना बना दिया तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं। ये सारी बातें ठाकुर साहब सुन लेते हैं। उन्हें गहरा आघात लगता है और मोहन के लिए उनका दिल दर्द से भर जाता है। वो गुस्से में विक्रम के कमरे में जाकर गरजते हैं। तो ये है तुम्हारी असलियत? तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस बेचारे मोहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसकी जिंदगी तबाह करने पर तुले हो? मैंने सोचा था तुम सुधर जाओगे, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम इतने गिर गए कि अपने ही घर में चोरी की और इल्जाम उस बेकसूर पर मर दिया। तुम्हारी इस घिनौनी हरकत की वजह से उसे क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है। तुम तो उसे पुलिस के हवाले करने की बात कर रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और पूरे गांव को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। कल को तुम उस बेचारे की जान भी ले सकते हो। विक्रम कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाए खड़ा रहता है। ठाकुर साहब वहां से चले जाते हैं और अगले दिन सारे गांव वालों को इकट्ठा करके अपने बेटे की करतूत बताते हैं और अपने बेटे की वजह से मोहन को जो अपमान और कष्ट सहना पड़ा, उसके लिए ठाकुर साहब अपनी 10 बीघा जमीन मोहन के नाम कर देते हैं ताकि उसे भविष्य में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। विक्रम का साथी भी डर के मारे सारा सच उगल देता है। पुलिस बुलाई जाती है और विक्रम और उसके साथी को गिरफ्तार करके ले जाती है।